नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजन कुमार हजारीबाग साकेतपुरी निवासी हूँ और मैं अपने दिल की बात आपसे करने जा रहा हूँ। एक्चुअली में बचपन से ही मैं पढ़ाई में हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। मेरे भाई साहब भी, बड़े भाई मनोज कुमार, जो कि ओएनजीसी में मुंबई में इंजीनियर हैं और वो इंजीनियर बन गए। तो मैं जब कॉलेज में था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पेशेंट देखूं, पेशेंट का दुख दर्द को दूर करूं। परीक्षा तो दिया बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई। तो फिर मैंने प्राइवेट का रास्ता देखा और प्राइवेट का रास्ता देखने के बाद मेरा एक मित्र है, उधर का ही रहता, बिहार साइड का रहने वाला है। तो संतोष ने मुझे हेल्प किया और मुझे कुछ उपाय से कम्युनिस्ट वगैरह का करके उसने नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया और वो करीबन 98 की बात है। तो फिर मैं उधर में चला गया और वहाँ पर पढ़ाई करने लगा। 3-4 सालों के बाद पढ़ाई करने के बाद फ़ीस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो बीच में मैंने फ़ीस जब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज थी तो फ़ीस की डिमांड बहुत थी और घर में भी प्रेशर था, पैसा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा। तो मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और फाइनल ईयर में मैं छोड़ के वहाँ से चला गया मुंबई। मुंबई में फिर मैं पढ़ाई किया, वहाँ पर DY पाटिल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, फिर मेडिकल का ही पढ़ाई किया। लेकिन मैं उस समय ग्रेजुएशन कर लिया था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके गया था तो मैंने PG का एडमिशन ले लिया साइड में, और इसलिए सोचा कि पैथोलॉजी में मैं PG का डिग्री कर लेता हूँ तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री में, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाई की वहाँ पे मुंबई में। फिर मैं बैंगलोर भी गया पढ़ने के लिए, बैंगलोर में भी पढ़ाई की वहाँ पे जाके, और बिनाका मिशन यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ा। फिर मैं दिल्ली भी गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ भी कुछ डिप्लोमा लिया। तो ये सब करते करते मेरा ईयर करीबन 2000 ईयर तक कंप्लीट हो गया और मैं स्टार्ट किया था करीबन 92 के बाद पढ़ने बाहर। हजारीबाग के बाद मैं बाहर चला गया। लेकिन इन सारे दरमियान में मेरे अंदर की जो कलाकार थी वो धीरे धीरे मर रही थी, क्योंकि मुझे शुरू से एक और शौक़ था डॉक्टरी के अलावा कि मैं सिंगिंग करूं या फिर एक्टिंग करूं या लोगों को दुख दर्द से बाहर करूं अपने एक्शन से। तो वो काम नहीं हो पा रही थी। तो पढ़ाई करते करते जब पढ़ा, उसके बाद मैं जॉब भी किया, मुंबई में जॉब किया, पटना में जॉब किया, पटना में हॉस्पिटल में काम किया, मुंबई के हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ पे भी काम किया, कुछ हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस भी लिया। काम करते करते मुझे ये इच्छा हो गई कि मुझे अब अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब सभी जगह कर रहा था। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि क्यों नहीं हजारीबाग में आके क्लिनिक खोलते हो। अगर क्लिनिक यहाँ खोला जाएगा और पैथोलॉजी की पढ़ाई की हो तो उसमें अच्छा कर सकते हो। डॉक्टर तो नहीं बने बट डॉक्टर के सपोर्ट के लिए आपकी रिपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है, तो क्यों नहीं वो काम करो। तो मैं क्या किया कि यहाँ पर जितने भी लीडिंग डॉक्टर थे, करीब करीब 7-8 डॉक्टर से मैं मिला, जाके अपने बारे में परिचय दिया कि मैं ये सब पढ़ाई किया हूँ, पैथोलॉजी का मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ और मुझे सारे टेस्ट वगैरह आते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो मुझे क्लिनिक खोलना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। कुछ डॉक्टर ने बोला ठीक है करो, सभी ने सपोर्ट किया और हजारीबाग के चुनिंदा डॉक्टर रंजना सरन, फिर डॉक्टर BK मिश्रा, फिर डॉक्टर IK सिन्हा, डॉक्टर रंजना सिन्हा, सभी से मिला और ये लोग यहाँ पे टॉप डॉक्टर थे। मैं इन लोगों सभी से मिला तो बोले ठीक है रंजन आ जाओ, क्लिनिक खोलो, थोड़ा स्ट्रगल है बट धीरे धीरे हो जाएगा, आप भी जम जाओगे। तो मैंने 2004 में अक्टूबर में दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन में मैंने अपना क्लिनिक खोला और मेरे बड़े भाई साहब ने, जो हजारीबाग में ही रहते हैं साकेतपुरी में, प्रदीप कुमार, उन्होंने हेल्प किया मुझे, उनके पूरा टीम और सारे लोग सपोर्ट किए मेरा क्लिनिक खुलवाने में और काम करवाने में। फिर मैंने क्लिनिक खोल दिया। तो 2004 में मैंने क्लिनिक खोला। फिर जब चलाने लगा तो स्ट्रगल तो थी ही,
तो पूरा स्ट्रगल कर रहा था उस समय। तो पहले ये जुनून सवार थी कि मैं क्लिनिक कैसे एस्टेब्लिश करूं। मेरा जो रोजी रोटी का संबंध था उससे जुड़ा हुआ, तो मैं रोज़ विजिट करता था, डॉक्टर लोग से बात करता था। बात करने के बाद उनसे आश्वासन लेता था कि हाँ ठीक है, आपको काम मिलेगा, ये मिलेगा। धीरे धीरे लोग मेरा नाम जानने लगे, मेरा क्लिनिक का नाम जानने लगे। लाइफलाइन पैथोलॉजी लैब हजारीबाग में है, जो बढ़िया रिपोर्टिंग करती है। तो सब लोग जानने लगे और थोड़ा थोड़ा स्टेब्लिश होने लगे। तो 4 साल लग गए। 4 के बाद 2008 तक हो गया। उसी दरमियान में मुझे हजारीबाग डेंटल कॉलेज, एक कॉलेज है यहाँ पर प्राइवेट की, जहाँ पर BDS की पढ़ाई होती है, वहाँ मुझे जॉब का ऑफ़र मिला कि आप स्टूडेंट को पढ़ाओ बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, डेंटल नहीं। तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए चला गया और वहाँ से फिर पढ़ाई करने लगा और स्टूडेंट को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे वहाँ मैं पॉपुलर हो गया, सभी लोग जानने लगे कि अच्छा पढ़ाता है, अच्छा मेहनत करता है। क्योंकि मैं दो जगह मेडिकल पढ़ के आया था, एक मुंबई में पढ़ा और फिर वहाँ नेपाल के पढ़ाई। तो सारा पढ़ाई को मैं अपने एक जगह पे ला दिया और उनको पढ़ाने लगा। तो मैं थोड़ा फेमस हो गया कॉलेज में। उसी दरमियान में कॉलेज में एक बार सरस्वती पूजा हुई, तो स्टूडेंट लोग बोला कि रंजन सर अब तो गाते हो, क्यों नहीं गाना गाओ। तो मैं बोले ठीक है। तो मेरे नाम अनाउंस कर दिए सरस्वती पूजा में। और उस समय वो ईयर थी करीबन 2009 या 10 की होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं पहला परफॉर्मेंस कॉलेज में दिया और स्टूडेंट करीबन 150 स्टूडेंट होंगे, 2 बैच थी, 2 बैच। तो जब मैं गाने लगा तो स्टूडेंट डांस करने लगे, क्योंकि मैं गाना गाता किशोर कुमार का, और गाना भी शुरू किया। लास्ट में मुझे मौका मिला था, मैंने गाया चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अब स्टूडेंट डांस करने लगे, वंस मोर बोलने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और सीखना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, हजारीबाग में संगीत के शिक्षक को खोजा। अशोक सिन्हा और आनंद दुबे 2 शिक्षक मिले। मैं दोनों के पास विधिवत शिक्षा लिया और उन लोगों के साथ सीखा हारमोनियम बजाने के लिए, और राग और आलाप सीखा कि आवाज़ को कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब सीखा, और कैसे गाना में गाएंगे। फिर भजन भी कुछ सीखा। उससे मुझे बेनिफिट हुआ कि मेरी आवाज़ थोड़ा बेहतर हो गई पहले से, और गाते गाते रिदम बन गया। तो मैं फिर गाने लगा। एक बार फिर और हजारीबाग में आर्ट एंड कल्चर के द्वारा एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें मैंने भी एक गाना गाया, वही गाना गाया चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, और लोगों ने तालियां बजाया, कह रहे वाह बढ़िया गाता है। तो धीरे धीरे गाने में मुझे सभी लोगों ने सराहने लगे, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं क्या बताऊं, उधर प्रोफेशन में चूँकि मेरी अपनी क्लिनिक है, तो मुझे उधर ध्यान देना है और टेंशन में रहता हूँ कि मुझे पेशेंट को रिपोर्ट छोड़ना है, बच्चों को पढ़ाना है टाइम पर। अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो वो शिकायत करेंगे, फिर वो तंग करेंगे, फिर मैनेजमेंट मुझे तंग करेगा, अच्छा से नहीं पढ़ाया। तो मेरे लिए थोड़ा डिसबैलेंस होने लगा। मुझे लगा कि अब कैसे मैनेज करूँ ये सिंगिंग का, फिर एक्टिंग का भी कीड़ा कुलबुलाने लगा कि मुझे एक्टिंग भी करना है। तो एक और मेरे दोस्त मिल गए, दीपक सिन्हा, जिनका प्रोडक्शन हाउस था CMDT। वो क्या बोले, अरे यार तुम्हारा चेहरा तो बढ़िया है, तुम एक्टिंग करो, चलो मेरे पिक्चर में तुमको हम देते हैं थोड़ा सा काम। तो मुझे फिर इसमें मज़ा आने लगा। अब मुझे मेरे ऊपर चैलेंज ये हो गई कि आपको पढ़ाना भी है, क्लिनिक भी चलाना है, और एक्टिंग भी करना है, गाना भी करना है, यानी कलाकारी भी करना है। तो कलाकारी और साथ में प्रोफेशन, कसमकस तो बहुत हुई, परेशानी बहुत हुई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, लगे रहा समय निकालने के लिए कि कैसे समय निकालो और कैसे मैनेज करूं दोनों को। तो मैंने दोनों को मैनेज किया। मैं 2 दिन टाइम दे दिया कि 2 दिन सप्ताह में देता हूं उधर, बाकी समय अपने प्रोफेशन पे। तो 2 दिन करके मैं खड़ा हो गया और स्टूडियो में गाने भी लगा। एक्टिंग के लिए फर्स्ट चांस मुझे मिला, जो दीपक सिन्हा जी ने दिया, और वो पिक्चर थी इज्जत की बात हो। और वो पिक्चर सामाजिक सरोकार की पिक्चर, दहेज प्रथा पर थी। तो हमने पूछा कि इसमें करना क्या है,
बोले आप एक लड़की के पिता हो। बोले ठीक, तो उसमें मैटर क्या है? बोले आपकी दहेज की वजह से आप आत्महत्या कर लेते हो, उसको आपको पर्दे पे उतारना है। तो मैंने पढ़ लिया, स्क्रिप्ट पढ़ा और अपने आप को आत्मसात किया और अपने आप को ये प्रूव किया कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। और जो सीन किया, वो सीन करने के बाद जो मैंने सीन किया, सभी लोग ताली बजाने लगे कि कैसे किए, इतना बढ़िया, रोने का, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, और वो हमने वो सीन बखूबी निभाया। तो इससे हमारे डायरेक्टर ने खुश हो गए, बोले कि बहुत अच्छा, आप तो बढ़िया काम करते हो। मुझे दूसरा फिल्म का ऑफर मिला और वो समय था कोरोना का। कोरोना के टाइम में सारे जगह बंद थे। अब वहाँ पर एक थीम लेके आया हमारे डायरेक्टर ने, बोला कि ऐसा करो, कोरोना पर एक फिल्म बना रहे हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर में सारे लोग को कोरोना के बारे सोशल सेक्रेटरी बताएंगे, और उसमें एक पात्र आप भी हो। और मैं जो पात्र बना था वो बना था मैं टीचर, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला कि आप एज ए टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आप एक टीचर बन जाओ। बोले वेरी गुड, तो मैं टीचर बन गया। और उस फिल्म में ये था कि सेक्रेटरी ने बुलाया सभी को कि आओ सोसाइटी में, और मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को कैसे जिंदा रखना है, सर्वाइव कैसे करना है कोरोना महामारी से। तो उन्होंने एक एक करके मीटिंग बुलाया, लेकिन जितने सारे लोग जा रहे थे सोसाइटी में, इस फिल्म के अंदर जो पात्र में थे वो अपनी समस्या लेके जा रहे थे। कोरोना के बारे कोई नहीं सुन रहा था, कोरोना के बारे में जानना भी नहीं चाह रहा था, सभी अपनी समस्या लेके जा रहे थे। मैं भी गया अपनी समस्या लेके, क्योंकि मैं टीचर था। मुझे एक फ्लैट वाला बहुत तंग करता था उसी बिल्डिंग में। मैं उसके शिकायत लेकर सेक्रेटरी पर चला गया। अब सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जबकि मैं मेडिकल प्रोफेशन हूँ, लेकिन फिल्म की डिमांड थी कि आपको ऐसा बनना है। तो मैंने किया। अब वो पिक्चर ऐसा बनाया गया जो कि हास्य भी है और व्यंग भी है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उस पिक्चर में एक और दृश्य था जिसमें कि मेरा एपिसोड था। उसमें सेक्रेटरी के साले साहब बोलते हैं कि आप टीचर हो? हाँ मैं टीचर तो हूँ। बोला पढ़ाते हो बच्चे को? बोले स्कूल तो बंद है। तो बोले बंद है तो ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हो? बोले पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और वो विजुअल में पढ़ाता हूँ। तो बोले ठीक, अच्छा है, पढ़ाओ, बच्चे लोग को पढ़ाओ घर पे। तो मैंने पूछा कि सैलरी तो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सैलरी उसमें टीचर की नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला सैलरी कौन देगा? बोले कि सैलरी दिलवाऊंगा ना मैं। तो बोले मैनेजमेंट से मैं बोलने जाऊंगा कि सैलरी दो, वो तो दे नहीं रहे थे सैलरी, क्योंकि बच्चे लोग फीस जमा नहीं कर रहे थे, तो सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया कि उस समय टीचर लोग की सैलरी नहीं मिल रही थी ऑनलाइन पढ़ाने वाले को। तो मैंने ये मुद्दे को उठाया। तो जब फिल्म रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो टीचर अच्छा काम किया, ये सैलरी वाला मुद्दा उठाया। तो मैंने वो भी मुद्दा उठाया था, क्योंकि सामाजिक सरोकार से ये भी मुद्दा था। तो मैंने वो मुद्दा उठाया कि सैलरी नहीं मिल रही पढ़ाने के बावजूद, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद भी सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये फिल्म होने के बाद 2021 में फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद मुझे एक फिल्म और करने का मौका मिला जो कि है निर्णय, और एक और फिल्म बनी जिसका नाम है खाका डी सूजा। तो इन सारे फिल्मों में अलग अलग पात्र को मैंने जिया और काम किया। निर्णय में एक टीचर की कहानी थी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। तो उनके बेटे, उनके पास बहुत दौलत थी, तो उनके जो दामाद थे वो उसके दौलत को लेना चाहते थे इन किन प्रकार। तो कैसे लेंगे उस चीज़ का उसमें जिक्र किया गया है, और उसी के बीच ताना बाना बुना गया है। और एक अनाथ आश्रम का भी उसमें सीन था जहाँ का मैं मैनेजर था। तो अनाथ आश्रम में वो टीचर आए थे जो रिटायर्ड टीचर थे रहने के लिए, फिर वहाँ से कहीं और चले गए, जो उनकी देहांत हो गई। फिर उनके दामाद खुश हो गए कि पूरा पैसा मुझे आ गया, बट कहानी में ट्विस्ट था, पैसा उसको नहीं मिला। पैसा उसने क्या किया था, जो टीचर, रिटायर्ड टीचर जिनका देहांत हो गया था, उन्होंने पैसा को समाज में अपने नौकर को, किसी और को, कोई बच्ची को, छोटी बच्ची को दान दे दिया। अब उनके दामाद फिर जल भुन के रह गए। तो ये पिक्चर का सार ये है कि ये पिक्चर भी समाज से जुड़ा हुआ था, समाज को कुछ आईना दिखा रहा था कि कैसे होता है। अधिक पैसा आ गया तो सब लोग पैसे के पीछे भागने लगते हैं, वो उसमें रिश्ता नाता सब भूल जाते हैं।
फिर मैंने एक डिटेक्टिव सीरियल किया जिसमें 2 एपिसोड बने, वो है खाका डिसूजा। खाका डिसूजा जब बनी तो उसमें भी जो सीन लिया गया कि वहाँ पर भी था पैसे का ही था, कि समाज में कैसे शॉर्टकट में कम समय में पैसा कैसे कमाया जाए, उस चीज़ को दर्शाया गया। और उसमें भी इन किन प्रकार से फंस जाते हैं, जो सारे लोग हैं फंस जाते हैं। फिर उसमें जो डिटेक्टिव बने थे खाका डिसूजा, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया और फिर सभी सही हो गए, सभी को मिल गया, जो जस्टिस मिला, जो कल्प्रिट थे उसमें, जो उस पात्र में, उनको सजा हुई, पुलिस उनको लेके गई। तो ये कहानी भी हुआ। और आने वाला समय में, भविष्य में, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारे डायरेक्टर और जो जितने प्रोडक्शन हाउस के हमारे जुड़े हुए प्रोडक्शन हाउस में रवि जी हैं, और रवि जी का जो छायांकन बहुत बढ़िया होता है, और वो इवन झारखंड में भी बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार से बहुत सारी फिल्म बना रहे हैं। और वो हम लोग का जितना भी फिल्म बनती है CMDD का, वही बनाते हैं। और उनका डायरेक्शन या ये बोलो कि पिक्चर क्वालिटी मुंबई से मेल खाती है। इवन वो मुंबई को मैच करते हैं इस छोटे से शहर झारखंड में, या छोटे से प्रदेश में झारखंड में। तो ये कहूँगा कि वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम लोगों की टीम बहुत अच्छा मिली है, जो कि हर समय कोई न कोई ऐसा सामाजिक प्रॉब्लम हुआ या कुछ ऐसा लग रहा है जिसे हमें दर्शाना चाहिए मीडिया के माध्यम से, या फिल्म के माध्यम से, या स्टेज शो के माध्यम से, या गाना से, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग दिखाएं। एक बार ऐसे ही हुआ कि उसी टाइम में जब कोरोना चल रही थी, तो नगर निगम ने द्वारा दिया गया कि चलो स्वच्छता पर एक बनाओ। तो हम लोगों ने बनाया स्वच्छता पर कि गीला कचरा किधर फेंकना है, सूखा कचरा किधर फेंकना है। पब्लिक को मालूम ही नहीं है गीला किधर फेंकना है, सूखा किधर फेंकना है। उसमें मैं भी एक पात्र था, मैं भी गलती कर रहा था। तो जो मेरे साथ और पात्र थे उन्होंने बताया कि देखो किधर फेंकना है, गीला किधर रखना है, सूखा किधर रखना है, ताकि मवेशी जानवर कोई खा न ले। प्लास्टिक यूज कम करना है, पेपर का यूज करना है, या फिर थैली का, कपड़े का यूज़ करना है। ये सब भी हम लोगों ने दिया। और हम लोगों को उस थीम के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला, और वो नगर निगम के द्वारा। तो ये हमारे डायरेक्टर का कमाल था, और साथ में रवि जी का। इन दोनों ने मिलके ऐसा काम किया कि जो हम लोगों को ये स्वच्छता मिशन पे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो मोर और लेस जीवन तो कट रही है, लेकिन बीच में कभी कभी प्रोफेशन हावी हो जाता है, कभी मेरा कलाकारी हावी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा तो डिसबैलेंस होता है, नाव जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों को बैलेंस कर सकूँ, और अपने जीवन में जो लक्ष्य है, जो काम करना है, कि समाज के प्रति ऐसा काम करो कि लोग सालों तक याद रखें। कोई काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए 100 साल जीना ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम करो कि आपका काम 100 साल तक लोगों के जहन में रहे और ज़िंदा रहे। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना लंबी होनी चाहिए। ज़िंदगी की जो आपने किया अपने जीवन में, वो लंबी होनी चाहिए। मेरा फिलॉसफी है। मेरी ख्वाहिश ये कि कम से कम एक फीचर फिल्म और कुछ फिल्म जो इतना चर्चा में आ जाए, लोग मुझे जाने कि अच्छा काम करता है, और वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, वो मुद्दा, वो फिल्म सामाजिक सरोकार से हो, और मुझे लोग याद करें कि हाँ, इन्होंने अच्छा अभिनय किया और अच्छा काम किया। और बाकी तो मेरा क्लिनिक चल ही रहा है, वो मैं काम कर ही रहा हूँ समाज के लिए, क्योंकि वो भी समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि समाज के प्रति मैं भी वो काम कर रहा हूँ, और ये भी समाज के लिए। तो मैं दोनों काम समाज के लिए कर रहा हूँ। तो ये लोग हमें हजारीबाग में लोग याद करें कि नहीं, ये दोनों काम बढ़िया से किया। अभी हजारीबाग में कला का प्लेटफॉर्म, मैं अपने हिसाब से बोलूँ, ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो आज से 5 सालों पहले थी सुविधाएं, वो सुविधाएं अभी बढ़ गई है थोड़ी। और आने वाला समय में भविष्य ये देख रहा हूँ कि हो सकता है और भी स्टूडियो आएंगे, और भी मुंबई के या साउथ इंडिया के बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो कि झारखंड के रुख कर रहे हैं, और ख़ासकर हजारीबाग। क्योंकि हजारीबाग जैसा नाम आप जानते हैं,
हजार बागों का शहर। हालांकि हजार बाग है नहीं, बट इतनी हरियाली है और इतने गार्डन अभी भी हैं कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शूटिंग का माहौल नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया है, नैसर्गिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है और इतने सारे एरिया जो यहाँ घूमने के हैं, पतरातू डैम नेशनल पार्क और उसके बाद कैनेरी हिल और रजरप्पा मंदिर, ये सब दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर यहाँ के कलाकार अगर इस पर काम करेंगे और साथ में बाहर के लोग मिल जाएंगे तो निश्चित बात है कि आने वाले समय में ये हमारा एरिया, खासकर हजारीबाग और झारखंड एरिया, ज़रूर कला जगत में एक नाम करेगा और मील का पत्थर साबित होगा। हजारीबाग की पहचान तो कुछ फिल्मों ने अच्छा दिया। कोलियांचल फिल्म बनी थी, उसमें बड़े बड़े कलाकार आए थे। ऐसा कोई कलाकार नहीं हुए हैं जो कि हजारीबाग को इस्टेब्लिश कर सके। और बॉलीवुड में या फिल्मी दुनिया में हजारीबाग के कल्चर को, हजारीबाग के संस्कृति को, हजारीबाग के क्लाइमेट को या हजारीबाग के नेचुरल नैसर्गिक ब्यूटी को नहीं कर पाया है। और वो भी प्रयास अभी जारी है। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे मैं हूँ और भी कलाकार हैं, शायद ये लोग कुछ कर जाएं या हम लोग को प्रयासरत हैं कि हम लोग हजारीबाग को लाइमलाइट में ला सकें, तो ज़रूर नाम होगी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर लोग, चूँकि ट्रेंड बना हुआ है मुंबई का कि मुंबई में पिक्चर अच्छी बनती है या साउथ इंडियन पिक्चर अच्छी बनती है या बॉलीवुड की पिक्चर या फिर भोजपुरी फिल्म बनती है, बट यहाँ पर मेरा कहना सोचना ये है कि नागपुरी भी फिल्म अगर बने, नागपुरी भी फिल्म बने तो निश्चित बात है कि बहुत सक्सेसफुल होगी और यहाँ के लोगों को बहुत सारे काम मिलेंगे अभिनय के क्षेत्र में। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में सरकार बहुत सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि उसको वैसे लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या प्रोडक्शन हाउस वो दिखा नहीं पा रहा है कि आगे इसमें क्या भविष्य है। अगर कुछ प्रोडक्शन हाउस गवर्नमेंट के पास अगर अपना प्रोजेक्ट लेके जाएं और उसको डेवलप करवाना चाहेंगे तो निश्चित बात है कि एरिया डेवलप होगी और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, झारखंड सरकार भी सपोर्ट करेगी और भविष्य उज्जवल है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैं ज़रूर सोच रहा हूँ कि ज़रूर आने वाला समय हो सकता है मैं नहीं कोई और करेगा, बट कोई न कोई कलाकार ऐसा है जो हजारीबाग का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में लेके जाएगा। ये मेरी सोच है, ज़रूर होगा और उसके लिए मैं आशान्वित हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए हमें भी अभी ये समय देखना होगा कि कौन से प्रोडक्शन हाउस अपने इस प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेते हैं या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। थोड़ी समस्या वही है यहाँ पे कि लोग अपने आप में खो जाते हैं, आगे भविष्य के बारे नहीं सोचते। देखिए, कहीं न कहीं अगर मेरी राय बोलेंगे तो कहीं न कहीं इसमें आर्थिक समस्याएं आई कलाकारों के बीच। मान लो कि कोई कलाकार काम कर रहा है और वो पूरा समय अपना व्यतीत कर रहा है कलाकारी में, बट उसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होगी, क्यों रहेगा यहाँ पे? वो यहाँ से छोड़ के पलायन कर गया, या तो मेट्रो सिटी में चला गया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, रोज़गार कमाने के लिए। अगर वो चीज़ यहाँ पर डेवलप नहीं हुई और अभी भी ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस झारखंड में अभी तक नहीं बना है, लेकिन इधर विगत 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं वो इधर रुख हजारीबाग की ओर लगा रहे हैं कि मुझे यहाँ से टैलेंट हंट करना है। बहुत सारे टैलेंट हंट हुए भी और कुछ नए कलाकारों को मौका भी मिला या उनके लिए वर्कशॉप काम चल रही है। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, अभी ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इंडस्ट्री अगर डेवलप हो जाती है जैसा अभी ग्रो हो रहा है तो इसकी भविष्य अच्छी है, क्योंकि मुंबई में या मेट्रो सिटी में आपको नेचुरल ब्यूटी बाहर निकल के होगा, शहर में नहीं होगा, बट यहाँ पर चारों ओर नेचुरल ब्यूटी फैली हुई है और उसके लिए अलग से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो चूँकि ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है तो आपको रेडीमेड सब कुछ है, फिर आपको सिर्फ कलाकार ढूंढना है या उससे काम करने वाले डेडिकेटेड पर्सन को ढूंढना है, कलाकार को ढूंढना है, या फिर
अभिनय करने के लिए लड़कों का एक चाहिए, ग्रुप चाहिए, माहौल चाहिए, और उसको रेगुलर पेमेंट हो कि कुछ पैसा मिलता जाए, तो निश्चित बात है आने वाले समय में डेवलप हो जाएगी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ के सभी कलाकारों को, जो लोग हमसे बड़े हैं या जो छोटे भी हैं, उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें एक ग्रुप में काम करें। ग्रुप में काम करने का मतलब कि आपने काम किया, आप किसी काम को, जो आदमी काम किया है दूसरे फिल्म में, उसकी बुराई ना करें, ना ही मीन में निकालें। हो सके तो उनको पर्सनली बात करें कि यहाँ पर आपकी कमी थी, इसको ठीक कर लीजिए, अच्छा होगा। और अगर एक टीम लेकर चला जाएगा, सारे जितने कलाकार हों, चाहे वो डांसिंग के हो या सिंगिंग के हो या एक्टिंग के हो, सभी अगर मिलजुल के काम करेंगे तो निश्चित बात है हजारीबाग में 100 से ऊपर कलाकार हैं, 100 से ऊपर, मुझे लगता है 150-200 कलाकार होंगे। अगर वो मिल के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और मिल के काम करेंगे तो आसमान में सुराग ज़रूर होगा। एक तो पत्थर मारो तबीयत से ताकि कुछ हो जाए, और वो अगर करना चाहेंगे तो निश्चित हो जाएगा। और मैं सहयोग देने के लिए सभी साथी कलाकारों के साथ हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को भूल जाता हूँ जब मैं काम करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं गाना गा रहा हूँ तो गायक हूँ, और जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर मैं भूल जाता हूँ अपने प्रोफेशन को कि मैं क्या करता हूँ, या मेडिकल में हूँ या पैथोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ। तो ये तबीयत से काम करेंगे तो निश्चित बात है सभी मिलजुल के काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है सभी मिलजुल के काम करेंगे तो निश्चित बात है कि सक्सेस और विजय ज़रूर होगी। और मेरा ये भी कहना है कि आप ऐसा काम कर दो, खासकर मैं अपना दिल की बात बोल रहा हूँ, कि एक डायलॉग है पुरानी राजेश खन्ना की फिल्म की। उस फिल्म में राजेश खन्ना ने क्या बोला कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बड़ी मतलब आप ज़िंदगी इतना बड़ा करो अपने कामों से कि वो दूर तक लोगों को दिखाई दे, ना कि ज़िंदगी बूढ़ा होकर रहें और हम कुछ काम ना करें। काम करने के लिए कुछ समय ही चाहिए। ऐसा काम कर दो कि वर्षों तक लोग आपको याद करें। मेरा पसंद का डायलॉग तो यही है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अभी बोला, बाबू मुसाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और एक गाना, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।